हाय दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली सीजी बोर्ड के क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं 2 से 3 दिन में बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में 1, 2, 3 मार्क्स के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करने का है। इसमें हम ज़्यादा कंसेप्ट्स में नहीं जा रहे होंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने परीक्षा बोध लिया हुआ है। इस परीक्षा बोध में जो 3-4 जो सेट्स गिवन रहते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार आपके बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए हमने यार वीडियो लेक्चर्स हमारे टीचर्स के द्वारा बना रखी है, जिसको आप नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल सर्च करना है और जाके डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करके सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारी चीज़ों की जो है वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ के अपने मार्क्स एकदम बूस्ट कर सकते हैं। जिसको लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मुझे कोई समझाने वाला चाहिए जो अच्छे समझा के पढ़ा सके, तो ये कोर्स आपके लिए एकदम 100% बेनिफिट आपको देगा। सबसे पहले चूज द करेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट चूज द करेक्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी जुलाई 1991 में। बी, ओके। प्लानिंग इज अ केज कैप्चर्स फ्यूचर होगा ये, फ्यूचर। दिस इज सेड बाय, ये एलन ने बोला था। सेकंड डी, ओके। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट में? हर लेवल पे होता है, हायर, मिडिल, लोअर, हर लेवल पे। थर्ड का डी, ओके। मेन बेस ऑफ कंट्रोल, इस कंट्रोल का मेन बेस क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है वो कंट्रोल का मेन बेस होता है। ठीक है, इसके बाद वन वर्ड दिया हुआ है, बाई what to do, what not to do is determined, किस चीज़ से क्या करना है और क्या नहीं करना है ये पता चलता है, तो ये प्लानिंग से पता चलता है। सर देख लेते हैं, ओके। ट्रांसफ़र इज विच कोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र जो होता है वो रिक्रूटमेंट का किस टाइप का सोर्स है? इंटरनल सोर्स। देखना, ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये जो है ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। ओके। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज चेक्ड एंड मेजर्ड इन कंट्रोल? ठीक है, एग्जीक्यूशन। कंट्रोल में जो एग्जीक्यूशन होता है उसको चेक और मेजर किया जाता है। विच मीन्स इज सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ओके। डायरेक्ट मीडियम, ओके। सो डायरेक्ट मीडियम इज सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सप्लेन 3 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 सेकेंडरी, देखो ये ध्यान रखना है यहाँ पे सेकेंडरी दिया है, ओके, प्राइमरी नहीं दिया है। तो मैनेजमेंट के 3 सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है सर? सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन, सेकंड होता है इनोवेशन, थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है सर। मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस का सबसे पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है सर। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन हम अच्छे से मैनेजमेंट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भले ही ये सेकेंडरी फंक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन सर, किसी भी मैनेजमेंट पे इनोवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस भी एंटरप्राइज में इनोवेशन रुक जाता है वो एंटरप्राइज ग्रोथ नहीं कर सकती। थर्ड होता है सर डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेकेंडरी फंक्शन में, बिकॉज बिना सही डिसीजंस के हम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते किसी भी एंटरप्राइज में। अंदर का आप एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर लगे तो आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, ओके। राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमको 3 ही पॉइंट लिखना होगा। पहला है एक्ट्स पास बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो लॉ लाती है, जो एक्ट्स लाती है वो। सेकंड, डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो। और तीसरा, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। बिल्कुल सही है सर। तो यही 3 पॉइंट हमने को आंसर में लिखना है। अब आप यहाँ पे गौर करोगे कि एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट को इलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स और लॉज हैं जो इसके अंदर है। तो कभी कभी पेपर में ये भी हो जाता है कि सिर्फ ना अपने को ये पूछ देगा एग्जाम्पल बताओ कौन से एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने पास किए। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कितने टाइप के लॉज हैं। लेबर लॉज हैं, है ना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो एक बार रीड कर लीजिएगा।
ओके अगले क्वेश्चन में आते हैं 11th क्वेश्चन। एक्सप्लेन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज पूछ रहा है सर रिक्रूटमेंट का। देखो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पूछ रहा है, ठीक है। देखो एक्सटर्नल से जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है उसको पता रहता है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल का मतलब सिंपली हो गया रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय। से सर कोई पुराना एम्प्लॉय था, आप उसको अगर वापस से रीअपॉइंट कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो करेंटली कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या उनके नोन लोगों को रिक्रूट करना, ये एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दी ऑफिस, सही सर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करना। सर हमने ऐड दे दी कहीं पे कि हमको एम्प्लॉइज चाहिए और हमने सीधा सीधा जो लोग आए उनको हमने ले लिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सही सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बाय एडवर्टीजमेंट। बाय एडवर्टीजमेंट हमने ऐड दे दिया, हमको एम्प्लॉय की आवश्यकता है और उसके थ्रू जो लोग हैं हमने उनको रिक्रूट कर लिया, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। बाय ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का बेसिकली मतलब क्या होता है सर, जो यूनियंस बनी होती है ना उनको हम जाके अप्रोच करते हैं दैट वी वांट सम एम्प्लॉयज़, हमको रिक्रूटमेंट करनी है, तो उनके थ्रू जो जिन लोगों को हम रिक्रूट करेंगे वो ट्रेड यूनियन मीन्स के थ्रू होगा, ठीक है। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स डिस्क्राइब्ड हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर 3 मार्क्स में आएगा ना तो आप सिर्फ 3 या 4 भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 6 पॉइंट्स को अपने को रीड करना है। समझो ये जो पॉइंट्स है इसमें ना आपको साइड हेडिंग अगर याद है ना आप अंदर का खुद ब खुद लिख सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा सच रटने वाला नहीं है, ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। वाई डज अ बिजनेस नीड फाइनेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाई डज अ बिजनेस नीड फाइनेंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है ना यार। सीधी सीधी बात है, किसी भी धंधे को फाइनेंस मतलब क्या है, बेसिकली उसको पैसे की क्यों ज़रूरत है, तो ये क्वेश्चन ही क्यों उठ रहा है यार। सीधी सीधी बात है, अगर आपको बिजनेस चलाना है, आपको एक्सपैंड करना हो, चाहे आपको कुछ भी काम करना हो, आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। रीड कर लेते हैं क्या दिया है। द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस वेंचर डिपेंड्स ऑन हाउ इट अरेंज टाइमली एंड चीप फाइनेंस एंड हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन असेट्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज। बिल्कुल सही है सर, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, हाँ ये मेन अपना आंसर है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, सही है सर, बिजनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो टू रन अ बिजनेस, आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब उसको आपको चलाना है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे लगते हैं, तो टू रन अ बिजनेस। टू मॉडर्नाइज एक्सपैंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है सर, पैसे होंगे आप मॉडर्न मशीन्स ला सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर बाइंग द असेट्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, सही बात है सर। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, मान लो मैं एक पनीर बनाने की कंपनी लेता हूँ, तो मेरे को उसके लिए सबसे पहले तो पनीर बनाने की मशीन लगेगी ना, उसके लिए अपने को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन सच एज बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, यहाँ पे आप बिजली बिल भी डाल सकते हो, रेंट भी डाल सकते हो, बिल्कुल सही है यार। बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो देखो, जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है ना उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बिजनेस बनाने के लिए जो अपन करते हैं वो कैपिटल होता है, अकाउंट्स हमने पढ़ा हुआ है, और जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए लगता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इन सारे खर्चों के लिए जो पैसा लगता है उसके लिए अपने को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखो ये कोई सच ना ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही पॉइंट्स लिखने, आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। देखो रेंट पे करना है, एक्सपेंशन करना है, किसी के साथ मर्जर करना है ना, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्राइमरी मार्केट, ठीक है सर। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट के क्या 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है। आपको या तो सीधा सीधा मीनिंग भी दे सकता है या फिर 3 फीचर्स पूछा है, सिर्फ और सिर्फ फीचर्स भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है सर, रिलेटेड टू न्यू इशूज, एक मिनट साइड हेडिंग पहले हम देख लेते हैं। नो पर्टिकुलर प्लेस और वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, एक बार इसमें अपन ना अंदर का भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू न्यू इशूज, द प्राइमरी फीचर ऑफ द प्राइमरी मार्केट आर रिलेटेड टू इट्स न्यू इशूएंस, व्हेनेवर अ कंपनी इशूज अ शेयर और डिबेंचर इट इज कॉल्ड द प्राइमरी पब्लिक ऑफरिंग, इसी को अपन IPO भी कहते हैं, ठीक है सर। ना
second point, no particular place. The primary market is not the name of a particular place, but rather the introduction of new ones is called the primary market process. अरे बेसिकली यार कि नए कंपनीज जो आते हैं जब आते हैं तो उस पर्टिकुलर बेसिकली जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ना कंपनीज का, न्यू कंपनीज का, उसको अपन प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्राइमरी मार्केट प्रोसेस। ठीक है, देखो अंदर में ना आप इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि जो नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप में जब मैंने क्वेश्चन एलैबोरेट किए हैं ना, तो वहाँ पे मैंने आपको मीनिंग भी समझाया हुआ है पूरा का पूरा, और उसमें आपको ये भी बताया है कि कैसे हम क्वेश्चंस को एलैबोरेट कर सकते हैं बिना रटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उतना ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूएंस इन दी प्राइमरी मार्केट। समझना, फ्लोटिंग कैपिटल के वेरियस मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 3 पॉइंट तो दिया है, तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर ना जो अंदर की जो 2 चीज़ें वो भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आपको फ्लोटिंग कैपिटल के वेरियस मेथड बताओ भी पूछ देगा 2 नंबर 3 नंबर के लिए, तो भी अपन लिख के आ जाएंगे। देखो 2 मेथड बताया हुआ है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो यार जो अपन पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, क्लास में भी हमने ये चीज़ की हुई है कि जब भी अपन शेयर इशू करते हैं ना तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस देती है। उस प्रोस्पेक्टस में एक्चुअली में क्या होता है ना, शेयर्स की सारी डिटेल्स रहती हैं। ठीक है, तो या तो आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर कर सकते हो या फिर होता है सर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी ना शेयर्स को डायरेक्टली पब्लिक को ना बेच के थ्रू ब्रोकर्स बेचती है, या फिर क्या होता है कि ब्रोकर्स को दे दिया, ब्रोकर्स आगे बेच रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, इसका जो हमारा जो पहला जो सेट है क्वेश्चंस का, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब अपन अगले सेट पे आते हैं। हाँ जी, सो सेकंड सेट में आ जाते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर देखेंगे। अफेक्ट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे होगा व्हाट अफेक्ट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक पॉलिसी से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड, द बेस्ट ऑप्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन किस पे बेस्ड रहता है, फोरकास्ट, वर्किंग मेथड, इवैल्यूएशन, पॉलिसी। तो ये हमेशा इवैल्यूएशन पे बेस्ड रहेगा, सेकंड का सी। ओके, आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल एप्लीकेंट्स फ्रॉम देम आर कॉल्ड फॉर। यहाँ पे ना जॉब रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। टेकिंग चार्ज, एजुकेशन, हैव अटेंडेंस, सिलेक्शन ट्रेनिंग। मेरे ख्याल से सिलेक्शन ट्रेनिंग होगा, थर्ड का डी, हाँ सिलेक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज बजटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, डिटेक्शन ऑफ डेविएशन। ऑब्वियसली बजटिंग होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी काम करने से पहले है ना, किसी भी प्रोसेस के पहले, कंट्रोल प्रोसेस के पहले सबसे पहले में हम करते हैं बजट, कि हमारा इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे कितना खर्चा जाएगा या हमारा कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो सबसे पहले बजटिंग की जाती है। ठीक है, वन वर्ड में आ जाते हैं। प्लानिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू विच प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, है ना। हमेशा सही बात है सर, प्लानिंग जो होती है ना वो इंटेलेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, सिक्स्थ, व्हाट इज द एसेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो आंसर है एग्जीक्यूशन। What is the essence of direction? Execution. Seventh, what is ascertained in control? Control से क्या ascertain होता है, तो deviations हमेशा कि क्या गलतियां रह गई, क्या deviations रह गए। ठीक है। Eighth, what is that giving specific identity to a product called branding? किसी भी product को कोई identity देना, उसको क्या बोलते हैं? branding बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है सर। मैनेजमेंट जो है उसके ही थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली सही बात है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्पीडली होने में, उसका डेवलपमेंट जल्दी होने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही है। फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल सही है सर। इसी के थ्रू तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं और अपन लिख सकते हैं कि बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, है ना, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इन सारी चीज़ों के चलते, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेनली ये 3 पॉइंट्स लिख के आएंगे, हमारा काम चल जाएगा।
ठीक है। मैं फिर बता दूं कि साइड हेडिंग आपको अच्छे से याद होना ज़रूरी है। अंदर के वर्ड्स आप खुद से भी लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश करने में समय मत वेस्ट कीजिएगा। कंसेप्ट को समझिएगा, रीड कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट के 3 एलिमेंट्स कौन से? तो सबसे पहले सर ऑब्जेक्टिव, सेकंड पॉलिसीज, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही सर। ऑब्जेक्टिव देखो, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, बट इसके साथ साथ में सोशल वेलफेयर करना भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी के चक्कर में कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं CSR, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी बिजनेस जब भी एक पर्टिकुलर इनकम से ज़्यादा कमाता है तो उसको उसके प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज का सोशल वेलफेयर का काम करना होता है। ठीक है। नाउ पॉलिसीज़ भी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में आते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ जो है ना, बिजनेस में यूज़ करी जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये भी बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन 4 लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, रिक्रूटमेंट 2 टाइप के होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल। पिछले सेट में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे इंटरनल सोर्स के लिमिटेशंस पूछ रहा है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं या उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले तो लिमिटेड चॉइस, बिल्कुल सही है सर। आपको जो आपके प्रीमाइसेस में आपकी जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको उन्हीं में से चुनना है, आपके ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपके चॉइस जो है लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अगला पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट ऑन एंट्री ऑफ न्यू टैलेंट। बिल्कुल सही है सर। इसके चक्कर में जो नए टैलेंट्स आ सकते थे वो नहीं आते, क्योंकि हमको अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही लेना है, बाहर के नहीं करना है, क्योंकि इंटरनल सोर्स की यहाँ पे बात कर रही है। लूक ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल सही है सर। लोगों को पता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट होगी तो वो आपस में कम्पीट करने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कभी कभार उनका साथ में जो काम करने का जो कंपेनियनशिप होती है वो खराब होती है। ठीक है। फिर नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है सर। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में वैसे भी लोग कम हैं, तो आप उसमें कैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। देखो, सेकेंडरी मार्केट का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, ठीक है, जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं या आउटडेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है परचेज और सेल के लिए, उस मार्केट को अपन बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। एक बार रीड कर लीजिएगा, बुक में भी क्वेश्चन गिवन है तो उसको भी एक बार थोड़ा लंबा अगर दिया होगा तो रीड कर लीजिएगा, आप खुद से लिख लेंगे, बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, वाई डज अ बिजनेस नीड फाइनेंस। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन सेट 1 में भी था, तो देखो ये क्वेश्चन अगर दोनों सेट में ना, तो आप ये मान के चलो कि ये भी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोटे मार्क्स वाले में, तो आप इसको 100% अच्छे से करके जाना। ठीक है। फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है सर? बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, रन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिटी के लिए, असेट्स खरीदने के लिए, लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, है ना, वेजेस पे करने के लिए, सैलरी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बेसिकली डे टू डे एक्सपेंसेस को भी करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब हम अगले सेट पे आते हैं।